हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे जेएनयू का 2017 का पेपर। के स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला यूनिट 1 जो कि 60 क्वेश्चंस का होता है। इसमें पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है, तो आप इसको रीड कर लो बिफोर आई आपको एक्सप्लेन करूँ उसका आंसर्स। ओके, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। इसमें क्या डिस्क्राइब नहीं करा गया, इसके अंदर मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन डिस्क्राइब नहीं करा गया, तो सी इज करेक्ट। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है वे डिस्क्राइब किया गया है इन अ टू वे रिलेशनशिप, और यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है सिंपल टू वे बट इज नॉट सिंपल। एज यू कैन सी, यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो पहले लाइन में आप देख सकते हो कि इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट हैज़ टू एस्पेक्ट। ठीक है, मैन इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस मैन। इट मे सीम एज अ सिंपल टू वे रिलेशन बट इज इन रियलिटी इज नॉट सो सिंपल। मतलब दिखती सिंपल है लेकिन है नहीं इतनी सिंपल। ठीक है, वहीं पे नीचे भी ऐसी चीज़ लिखी हुई है कि इट इज़ फार फ्रॉम बीइंग सिंपल टू वे रिलेशनशिप। एज यू कैन सी, यहाँ पे दिखा हुआ है इट इज़ फार फ्रॉम बीइंग अ सिंपल टू वे रिलेशनशिप। ठीक है, so as a result it became, last line लिखा हुआ है, the simple interaction model becomes a complicated system. तो I don't think कि इतना आंसर होगा, बार बार कह रहे हैं कि it is not simple not simple. So it's a dynamic two-way system. I think none of the above is the correct answer. Which of the following comprises positive feedbacks? Positive feedbacks, it means when human activity operates to intensify the change. Okay, जब हम उस चेंज को और इंटेंसीफाई करते हैं हम उसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। नेगेटिव फीडबैक होता है जब कोई नेचर खराब हो रहा होता है पर उसे हम सुधारने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक। ओके, पॉजिटिव है कोई चीज़ गलत हो रही है उसको और एक्सट्रीम कर दो, दैट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज़ करेक्ट। व्हेन ह्यूमन एक्टिविटी ऑपरेट टू इंटेंसिफाई द चेंज, प्लीज राइट। Which one of the following describes staggered feedback? Staggered feedback means feedback, okay, in one area pays for the action of another area. So D is इसका आंसर होगा D। जब एक एरिया दूसरे के लिए दूसरों के कामों को भुगतता है तो उसको बोलते हैं स्टैगर्ड फीडबैक। जैसे कि ऊपर में दे रखा है कि जो जो लोग थे वहाँ पे, मतलब मिड वेस्ट से मूव होके टेक्सास से और वहाँ से यूटा से मूव करके कैलिफोर्निया चले गए थे because of this feedback staggered. Okay, which of the following is described as caused by bad farming practices? सारे के सारे दे रखे हैं हमें कि ये सब ऑल जो रीजन है इसका सारा ये बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस ही हैं, तो सब ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ओके, 5 क्वेश्चन दिए हैं इस सेम पैसेज से। तो बेसिकली फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं आता हो सकता, पर अब तो हो नहीं सकता कि 2017 का टाइम था तब होता था। द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव इन रीजनल जोग्राफी। ओके, रीजनल जोग्राफी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वह है डी, स्टडी द यूनिक कैरेक्टर एज प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। यस, तो डी इज करेक्ट, लॉन्गेस्ट इज द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीजनल जोग्राफी। ओके, रीजनल जोग्राफी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ओके अभी तो मैंने बोला सॉरी, who among the following is not associated with the social darwinism? इसका आंसर है, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, रेडजल तो पूरा प्रचारक था सोशल डार्विनिज्म का। ठीक है, जो विटल से एक थ्योरी थी ना सेक्वेंट ऑक्यूपेंस वाली, इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल डार्विनिज्म। ऑप्शन 2 बचते हैं, एलन सैम्पल, रेडजल। अब जो है रेडजल की स्टूडेंट थी सैम्पल, तो नेचुरल लगेगा सैम्पल है, और सोशल डार्विनिज्म थोड़ा थोड़ा किससे चलता मिलता है, जिसको बोलते हैं हम जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता है, तो हमें लग सकता है कि मे बी सैम्पल आंसर हो। बट ये हमें जानना ज़रूरी है कि जो सैम्पल है शी वॉज वे नहीं मानती थी इस चीज़ों को। शी वॉज अ डिटर्मिनिस्ट बट शी वॉज अगेंस्ट द ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी जो कि दी गई थी रेडजल के द्वारा। और मैंने नेट में पढ़ा, वहाँ भी लिखा हुआ है कि शी वॉज अ रिलक्टेंट सोशल डार्विनिस्ट। मतलब ये शी वॉज अ रिलक्टेंट सोशल डार्विनिस्ट, इसका क्या मतलब है नहीं पता। रिलक्टेंट का मतलब ये होता है कि शी डिड नॉट अपोज्ड सोशल डार्विनिज्म,
आई थिंक ये अपोज करती है तो ठीक है, नहीं होगी। इसका आंसर मे बी कॉल्सोर हो सकता है। कॉल्सोर वैसे एक पॉसिबलिस्ट था, पर कोई कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं मिलता उसका सोशल डायग्नोसिस से लिंक होने का, बट आई थिंक उस हिसाब से बी होना चाहिए आंसर। ए भी हो सकता है, पर आई थिंक इट्स बी मोर। वैसे द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल रीजन। सारे फंक्शनल रीजन है, कॉनकन इज नॉट अ फंक्शनल रीजन, ठीक है। फंक्शनल रीजन का मतलब होता है उसमें एक नोडल रीजन है, वो एक सेंटर पॉइंट होता है उसका, कई सारे सेंटर पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अराउंड चीज़ें होती हैं और बाकी का एरिया उसके अराउंड घूमता फिरता है, ठीक है। और दूसरा होता है फॉर्मल रीजन, जो कि सारा का सारा एक होमोजेनस रीजन होता है। अब कॉनकन जो है एक नेचुरल रीजन है। जनरली जो नेचुरल रीजन्स होते हैं वे फॉर्मल रीजन्स ही होते हैं। तो कॉनकन एक काफ़ी बड़ा रीजन है, कोई सेंट्रल पॉइंट है उसका नहीं है, सेंट्रल पॉइंट हो भी नहीं सकता, इतना लंबा है, तो फिर आई थिंक इट इज़ अ फॉर्मल रीजन। बाकी के सारे फंक्शनल रीजन हैं। Distance is a central concept in geography which is the following describe convenience distance. Okay, frequency and the reliability of transport. I think that best describe what is convenience distance. ठीक है, तो A is correct. Which is the common among the areas such as Mesopotamia, Yucatan Peninsula and Detroit City. तो इन सारे ऑप्शंस में से ओके, डेंसली पॉपुलेटेड इन द पास्ट। डेंसली पॉपुलेटेड इन द पास्ट थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि डेट्रॉइट सिटी इतना पास्ट में नहीं है, मतलब इसकी हिस्ट्री करीब 300 साल की है, तो डेंसली पॉपुलेटेड ये तो डेट्रॉइट जो नहीं सी इस गलत है। ओके, प्रॉस्परस एंड पॉपुलेटेड। मेसोपोटामिया पहले प्रॉस्परस था लेकिन अब नहीं है। मेसोपोटामिया का जो एरिया है, अब जाके देखो जो इराक सीरिया वाला एरिया है, वे कहीं से भी प्रॉस्परस नहीं है, ठीक है, पॉपुलेटेड भी नहीं है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट। ए और बी डी बचते हैं। सेंटर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब डेट्रॉइट सिटी बहुत ही हैवी मैन्युफैक्चरिंग होती है कार्स की, ऑटोमोबाइल की, बट बाकी में भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डी जो है ये करेक्ट है, हिस्टोरिकल कल्चरल साइट। देखो मेसोपोटामिया में तो है ही कल्चरल साइट है हिस्टोरिकल। यूकाटन पेनिनसुला भी है, जो मायन सिविलाइजेशन नहीं थी, उसका जो पूरा का पूरा हिस्ट्री रही है वो यूकाटन पेनिनसुला पर रही है। मैक्सिको का जो पेनिनसुला है यूकाटन, इसमें बिलीज और ग्वाटेमाला का भी थोड़ा पार्ट आता है। तो यूकाटन पेनिनसुला में मायन सिविलाइजेशन रही थी, और आज भी टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। डेट्रॉइट सिटी के अंदर ऑटोमोबाइल की पूरी हिस्ट्री है, तो एक तरह से कह सकते हो कि इट इज़ हिस्टोरिकल, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल शुरू हुई थी, तो ये भी सही है, तो टी इज़ करेक्ट। ओके, इंटेंसिव इक्विपमेंट होता है जहाँ पे अर्बन ऑक्यूपेंसी होती है, इंडस्ट्री होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। एक्सटेंसिव का मतलब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर करना। स्पोरेटिक का मतलब होता है इधर उधर, यानी स्कैटर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक्सप्लोरेटेड का मतलब होता है कुछ एक्सप्लोइट करना, यानी माइनिंग एक्टिविटी करना, ठीक है। तो ऑप्शन वैसे उल्टे उल्टे दे रखे हैं, आप देखो ए को जैसे हमें मिलाना है 2 से, तो यहाँ पे दे रखा है कि नहीं 1 को इससे मिलाओ, उल्टा पुल्टा दे रखा है। पर इसका जो आंसर होगा, ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये उल्टा कर लेना, इसको लिखो ना 1B 2C, उल्टा हो जाएगा, मतलब इसको ये हो जाएगा 1, ओके, मतलब ये हो जाएगा शायद A2 ऐसा कुछ, ठीक है। बिल्कुल अजीब अजीब से दे रखा है इन्होंने क्या। मुझे द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, प्राइमरी एक्टिविटी में कंस्ट्रक्शन नहीं आता, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, तो दिस इज राइट, बाकी सारी प्राइमरी हैं। विच द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द करेक्टर ऑफ लो मैच्योर डेमोग्राफिक रिजाइम। अभी लो मैच्योर का मतलब क्या आता है ये समझ नहीं आ रहा, बट एज पर मी एक लो मैच्योर डेमोग्राफिक रिजाइम ये कौन सी ट्रांजिशन स्टेज है? आई थिंक ये सेकेंड या थर्ड, आई थिंक थर्ड स्टेज है ये लो मैच्योर, मतलब मैच्योर होने वाली है। मैच्योर का मतलब 4th या 5th स्टेज होगा, यानी मैच्योर होगा स्टेज। तो लो मैच्योर मीन्स आई थिंक इट इज़ थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में फर्स्ट वाला हाई बर्थ रेट होते हैं, लेकिन मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो जाते हैं, तो ए इज़ करेक्ट। इसके अंदर ए होना चाहिए सही, ये मेरा अनुमान है, बाकी आप देखना क्या होगा इसका आंसर। कि accentuated urban growth causes cities to coalesce with neighboring neighboring towns to form a vast urban spot, what is called, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रिब्यूशन। जब अर्बन ग्रोथ होती है, सिटीज़ अपने नेबरिंग टाउन्स का, जब भी ऐसे लिखा ना सिटीज़ होंगी उनका अर्बन नेबरिंग टाउन्स होगा, फिर नेबरिंग टाउन्स के साथ कोएलाइज करेंगी, डेट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रिब्यूशन। ये छोटा पार्ट में होता है। मेगापोलिस बहुत बड़ी चीज़ है। मेगापोलिस क्या होता है? मेगापोलिस होता है मेगा सिटीज़ का जो मिश्रण है। इसमें रखा है सिटीज़ हैं और उसका नेबरिंग टाउन्स हैं।
मिक्स हो रहे हैं, कई सारी सिटीज़ जैसे बन रही है, पर जब मेगा टाउन्स मिक्स होते हैं ना तब बनते हैं उससे मेगा मोनोपोलिस। बहुत ही रेयरली आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन हम कॉन्वर्सेशन ही पूछते हैं। तो कॉन्वर्सेशन इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मर्फी एट एल इन दी स्टडी ऑफ CBD। ओके ओके, ये जो CBD की जो थ्योरी है इसी ये जो इनमें से कौन सा डिस्कवर करता है, जोन ऑफ एसिमिलेशन। ये जो थ्योरी है इसमें दो जोन है, जोन ऑफ एसिमिलेशन, जोन ऑफ डिस्कार्ड। अब ये थ्योरी जो मेनली दी है ये दी गई है बाय आई थिंक हॉरवर्ड एंड बॉयस। यस, तो हॉरवर्ड एंड बॉयस ने ये थ्योरी दी है, इसको बोलते हैं कोर फ्रेम मॉडल। तो ये थ्योरी तो उन्होंने दी है पर नाम लिखा हुआ है इसका मर्फी का, क्योंकि मर्फी ने भी कुछ कुछ ऐसी सेम थ्योरी दी है आई थिंक, ठीक है, इसलिए नाम लिख दिया है। तो इसमें कौन सी जोन ऑफ एसिमिलेशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या होगी। जोन ऑफ एसिमिलेशन क्या होता है, तो ए इज करेक्ट, एक्सटेंसिव रीडेवलपमेंट स्प्रेड ऑफिस ये। तो एक होता है जोन ऑफ डिस्कार्ड, जैसे डी में दे रखा है, और उसकी डेफिनेशन दे रखी है बी में। लो ग्रेड रिटेल स्टोर्स, वेयर हाउस, होलसेल प्रेमिसेस, ऐसी जगह जो कि पुरानी हो गई हैं और हम उसे छोड़ते जा रहे हैं, पहले भी इंपॉर्टेंट थी अब नहीं है, उसको बोलते हैं जोन ऑफ डिस्कार्ड। और ऐसी चीज़ें जो पहले इंपॉर्टेंस कम थी लेकिन होती जा रही है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, उसको एसिमिलेट करते जा रहे हैं। तो एक तरह बताता है कैसे जो CBD है शहर का, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे मूव होता है, वे जोन ऑफ डिस्कार्ड से जोन ऑफ एसिमिलेशन में मूव होता है, ठीक है। मेन जो सेंटर पॉइंट है, फोकल पॉइंट, चेंज होता रहता है। ये बताया गया स्टडी ऑफ CBD के अंदर। तो ए इज करेक्ट। अमलैंड, ये अगले साल रिपीट भी होगा। एरिया सराउंडिंग अ टाउन इज अमलैंड, द हिंटरलैंड भी कह सकते हैं इसको। मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी वाज प्रमोटेड बाय हैरिसन उलमन। क्रिस्टल सेंट्रल थ्योरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट, K4 है ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल, मार्केट प्रिंसिपल है K3 और एडमिनिस्ट्रेटिव K7। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो टूरिज्म इज इन G टेलर। क्लासिकल मॉडल इंडस्ट्रियल थ्योरी लीस्ट कोस्ट अप्रोच वाली, ये वेबर ने दी है। Who controls Rimland, rules Asia, who rules Eurasia, rules the world, is given by, it is given by Nicholas Spikeman. The continent that has occupied the largest region है इक्वेटोरियल बेल्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट में सबसे ज़्यादा जो रीजन कवर करता है वो है अफ्रीका। साउथ अमेरिका भी हो सकता है, मे बी आपको लगे, बट साउथ अमेरिका का जो जहाँ से इक्वेटर जा रही है वो एक पतला सा भाग है। तो फिर इक्वेटोरियल बेल्ट क्या होती है, भी 5 डिग्री से नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक, तो उसमें साउथ अफ्रीका का कम पोर्शन है, अफ्रीका ज़्यादा है, तो अफ्रीका इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रेडिशनली इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट किसने करा है, तो पेट्रोलियम, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनको हटाते हैं, वाटर और कोल। मुझे शुरू में लगा कि कोल हो सकता है, क्योंकि कोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, और मुझे लगा इंडस्ट्री शुरू होती है तब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो कोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल को आप मूव करोगे, कैसे मूव कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है। पानी तो फिर भी पाइपलाइन की तरह आ जाता है, तो फिर इंडस्ट्री शुड बी मोर टू कोल, बट ऐसा नहीं है। तो इंडस्ट्रीज़ का जो कहना सिर्फ ऐसा तो सही नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इंडस्ट्री शुरू हुई थी, उससे पहले भी इंडस्ट्रीज होंगी, छोटी होंगी पर होंगी, ठीक है। नॉट जस्ट कि ब्रिटेन ही ओन करता है सारी इंडस्ट्रीज़ को। और वे जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी ना, वे भी कोई कोल के पास नहीं थी। वे कोल मान ले कंट्री साइड से आता था भी मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन में छोड़ देते उसको, ट्रेन छोड़ के आते थे उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे शुरू हो रही है इंडस्ट्रीज भी। तो मेन जो फैक्टर था विद पॉपुलेशन, मार्केट और वाटर के अराउंड ही मेनली जो सिटीज़ हैं, और वहीं पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ और बाकी की इंडस्ट्रीज वैसे ही शुरू हुई। तो आई थिंक वाटर इज़ द मेन सोर्स फॉर इंडस्ट्री। फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनिज्म। लुई वर्थ का कॉन्सेप्ट है अर्बनिज्म का कॉन्सेप्ट। लुई वर्थ ने एक बुक भी लिखी है, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। तो लुई वर्थ इज द करेक्ट आंसर। द प्लांटेशन फार्मिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड डिफर फ्रॉम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग। क्या डिफरेंस है? ओके, बी है आर कैरिड ऑन एंटायरली डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनके जो एनवायरमेंटल कंडीशन है बहुत डिफर करते हैं, बिल्कुल डिफर नहीं करते। मतलब प्लांटेशन, जहाँ प्लांटेशन होती है वहीं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी होता है। डू नॉट ऑक्यूपाई लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। डू नॉट ऑक्यूपाई लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। प्लांटेशन फार्मिंग के लिए कह रहे हैं कि ये लार्ज पोर्शन नहीं ऑक्यूपाई करता। नहीं, ये तो बहुत लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है। ओके, एक है हैव ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर, दिस कैन बी ट्रू, एंड हैव एश्योर्ड मार्केट एंड सपोर्ट। बट वो फर्स्ट वाला ट्रू हो सकता है कि उनका जो प्लांटेशन फार्मिंग काफ़ी ऑर्गेनाइज होती है, बट उनके पास एक एश्योर्ड मार्केट होता है, एक सपोर्ट प्राइस होता है,
और ये एक बेटर डिफरेंस हो सकता है दैन सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो आई थिंक डी इज करेक्ट। एश्योर्ड मार्केट होना, सपोर्ट प्राइस होना, ये उसको डिफर बनाता है, डिफर फ्रॉम दिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स ऑफ सिक्किम आर कॉपर, लेड, जिंक और सिल्वर की डिपॉजिट्स। याद है ना, जब भी लेड जिंक और सिल्वर ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो कॉपर भी इनके साथ ही मिलता है। कॉपर थोड़ा ओके, तो सिक्किम में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, कॉपर, लेड, जिंक, सिल्वर ही मिलता है। तो इज करेक्ट। व्हाट आर द मेजर रिस्क फैक्टर अफेक्टिंग शुगर कैन कल्टिवेशन? शुगर कल्टिवेशन के लिए के क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। सपोज कि डी आंसर है, डी आंसर नहीं है, ए आंसर है। टेम्परेचर चाहिए इतना, बिल्कुल चाहिए इतना। रेनफॉल चाहिए एटलीस्ट 1270 mm यानी 127 सेंटीमीटर। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि इतनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए मिनिमम। मेनली हम 100 से 150 सेंटीमीटर में कहीं भी उगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं स्पेसिफाइड नहीं है। तो बी इज इनकरेक्ट। डीप फर्टाइल वाटर रिलेटेड टू सॉइल, हमें डीप फर्टाइल सॉइल तो चाहिए लेकिन वाटर रिटेंटिव नहीं चाहिए, हमें वाटर वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होती है, पानी उससे ड्रेन हो जाए ना कि रिटेन करे। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। बहुत ही आराम से इसको अच्छे से ऑप्शन में डाला है कि मैं शक भी ना हो कि कुछ गलत है उसमें, पर वाटर वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है, आंसर इज ए। मेजर फैक्टर अफेक्टिंग फ्रेट रेट्स ऑफ कमोडिटी, रिस्क, लेबिलिटी, नेचर ऑफ लोड, शिपमेंट साइज, ये सारे इफेक्ट करते हैं कितना ज़्यादा जो रेट्स होंगे, फ्रेट रेट्स यानी कितना ज़्यादा किसी चीज़ को मूव करने की डिलीवरी कॉस्ट होगी। ऑल द अबव इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल अट्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम बी से कह सकते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट एंड डिस्टेंस। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी मूवमेंट कम होगी। अगर लोग दूर रहेंगे अपने घरों से तो मूव कम ही करेंगे ना, इसको डिस्टेंस डिग्री बोलते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आपका दोस्त आपके घर से दूर रहेगा उतना ज़्यादा उसके घर कम जाओगे। दैट सिंपल। पास रहेगा तो बार बार जाओगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन मूवमेंट एंड डिस्टेंस। तो बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू क्लस्टर रेंज ऑफ थ्योरी रिफर्स टू, ओके, रेंज होती है, रेंज ऑफ अ गुड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रैवल टू बाय गुड, ठीक है। तो ये होती है रेंज, मैक्सिमम डिस्टेंस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू ट्रैवल। बी इज करेक्ट। मोनेक्स इज अप्रोप्रिएटली डिसाइडेड, ओके, मोनेक्स की फुल फॉर्म है मॉनसून एक्सपेरिमेंट, और ये एक मॉनसून एक्सपेरिमेंट है जो कि ग्लोबल स्केल पे हो रहा है। तो इसका आंसर होगा ई। मेनली इंडिया और रशिया की जो गवर्नमेंट साइंटिस्ट हैं मिलकर जॉइंट ऑपरेशन में कर रहे हैं मोनेक्स एक्सपेरिमेंट, मॉनसून के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मॉनसून एक्सपेरिमेंट। ए इज राइट। टाइड इज डिफाइंड एज, ओके, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ सेल बॉडी। ए इज करेक्ट। सी वाटर स्वेलिंग विद अंडरग्राउंड वोल्केनोस, नहीं, अंडरग्राउंड वोल्केनो की वजह से टाइड्स थोड़ी आती है। इनंडेशन ऑफ क्रीक एंड चैनल इंटरमिडिएट ड्यू टू फ्लक्चुएशन वाटर साइकिल, नहीं। क्रीक्स और चैनल्स का इनंडेशन होना ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के अंदर मतलब पूरी की पूरी जो रेनफॉल एवेपोरेशन साइकिल है उसमें फ्लक्चुएशन आती हैं, नहीं ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं आती, कभी नहीं आती होगी, कभी आती होगी, लेकिन ऐसे जनरली नहीं होता। सी भी इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट, तो ये हो गया, तो डी भी है, तो ए इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी और डोमेस्टिकेशन, ओके, द राइज ऑफ एग्रीकल्चर इट इज जनरली एग्रीडेड ट्रॉपिकल साउथ एशिया, जो साउथ एशिया वाला पार्ट है हमारा, ये मेन सेंटर है फॉर एग्रीकल्चर सिस्टम बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्लांटिंग, विच द फॉलोइंग इज। ये जो वेजिटेटिव प्लांटिंग है ये कौन सी जगह नहीं फैला। वेजिटेटिव प्लांटिंग को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही बोलते हैं, एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऑफ प्लांट जो बिना सीड से प्रोड्यूस हो सकते हैं। साइंस में उन्हें पढ़ाता है, इसमें बिना सीड के प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो साउथ एशिया एक बड़ा जगह थी जहाँ पे ये चीज़ फैली, मेन सेंटर। अब सवाल है कि ये चीज़ कहाँ नहीं फैली। बेसिकली क्वेश्चन इसके बारे में बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन लोकेशन के बारे में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट कोस्टल ऑफ इंडिया, ये भी साउथ एशिया का पार्ट है। नॉर्थन बर्मा, म्यांमार भी साउथ एशिया का पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी साउथ एशिया का पार्ट है, पर एशिया माइनर साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। एशिया माइनर जो है वे एनाटोलिया यानी टर्की का जो पेनिनसुला है ना, एनाटोलियन पेनिनसुला, उसको मैंने एशिया माइनर बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से एशिया मेजर तो हम पूरा एशिया जो है एशिया मेजर है, और वो ज़रा सा थोड़ा अलग से लगता है, इसलिए इसको एशिया माइनर बोलते हैं। तो टर्की इज़ एशिया माइनर, एनाटोलियन पेनिनसुला यहाँ पे नहीं फैला क्योंकि ये साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, तो डी इज करेक्ट। ओके,
बहुत अजीब क्वेश्चन, बहुत मुश्किल, मुझे नहीं मिला इसका आंसर, बट फिर भी आई विल सॉल्व इट. अ सिंपल माल्थुसिन चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ अशोर्स अ फिक्स पॉइंट अबव विच नंबर्स कैन नॉट एक्सपांड. ठीक है, एक लिमिट सेट करी माल्थुसिन ने कि इससे ऊपर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी. लेकिन जब पॉपुलेशन के पास आती है तो क्या होता है, क्या जो रेट है इंक्रीज का भी चेंज नहीं होता, उसी रेट में पॉपुलेशन बढ़ती लगती है, और जैसे ही सीरीज को टच करती है धड़ाम से नीचे गिरती है. दूसरा, जैसे ही सीरीज को टच करने वाली होती है पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, रेट ऑफ इंक्रीज कम होता है, और फिर धड़ाम से गिरती है. या फिर पॉपुलेशन ओवरशूट करती रहती है सीलिंग को बार बार, और ऑसिलेट करती रहती है अप एंड अप एंड डाउन. या फिर सारे कॉन्सीबल है को, सारे कॉन्सीबल तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो ऐसी ऑप्शन है फालतू. अब इसमें सी मुझे नहीं लग रहा, ये लगता है इसका आंसर होगा बी. तो रियलिस्टिकली तो देखो सी होना चाहिए, पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है ना, तो एक पॉइंट के ऊपर के आने के बाद उसे ऑसिलेट ही करना चाहिए, ऑफ कोर्स. ठीक है, लॉजिकल है कि वे ऑसिलेट करते रहे. ऐसा तो नहीं कि जैसे आपने कहा कि इतने लोग इस एरिया में रहेंगे, उससे ज़्यादा लोग हो गए तो भैया सारे लोग मरना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. बट माल्थुस की थ्योरी क्या थी मैं नहीं पता. सो डैट इज़ वाई सी इज़ नॉट द आंसर. मुझे लगता है मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि इसका आंसर ये है, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर बी होना चाहिए. रेट ऑफ इंक्रीज थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा जैसे हम अप्रोच करेंगे, और फिर इवेंचुअली फॉलोइंग टू जीरो. सो बी इज़ करेक्ट एज पर मी. बहुत ही स्लाइट चांस की बात कह रहा हूँ, पक्का नहीं पता. आई थिंक इट्स बी. ठीक है, आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन हो या फिर कुछ सोर्स हो बता देना, मुझे जैसे कोई सोर्स नहीं मिला कहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है. ओके, द पॉइंट बार फॉर्मेशन आर फाउंड इन दी ऑन द इनसाइड बैंक ऑफ मेंडर. ठीक है, पॉइंट बार जो होती है वो कॉन्वेक्स साइड यानी स्लिप ऑफ बैंक पे होती है, इनसाइड ऑफ मेंडर. विच आर द फॉलोइंग एंड फॉर मोस्ट कॉमनली सॉर्टेड विद कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर. कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर यानी कॉन्टिनेंट्स, यानी वे एल्पाइन ग्लेशियर और वैली ग्लेशियर की बात नहीं हो रही. वैली ग्लेशियर अलग होते हैं और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर अलग होते हैं. अब कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में क्या होता है कि जो हॉर्न हो गए और आपके सर्क हो गए, ये माउंटेन में मिलते हैं तो ये हट गए अपने आप ही. दो ऑप्शन बढ़ते हैं, लेटरल मोरेंस, ड्रबलिन्स. लेटरल मोरेंस भी वैली ग्लेशियर में ज़्यादा मिलते हैं. लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल साइड साइड में है. जैसे कि एक वैली मूव कर रही है, एक ग्लेशियर मूव कर रहा है इन वैली, तो लेटरल मोरेन उसके साइड साइड में बनेंगे. कॉन्टिनेंट में पता ही नहीं चलता कि साइड कहाँ पर, इतना बड़ा तो ग्लेशियर होता है पूरा में फैला हुआ. तो आई थिंक नॉट दिस इज पी. ड्रमलिन्स मैंने पूरा पढ़ा है कि एक नेट पूरा एक लिखा हुआ है कि ड्रमलिन्स आर कॉमनली फाउंड इन कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. नूनाटेक्स जो होते हैं ना, जो आइसोलेटेड हिल्स होते हैं, नूनाटेक वे भी मिलते हैं, ड्रमलिन मिलते हैं. तो सी इज करेक्ट. मोरेन्स आर मोरली कॉमन फाउंड इन वैली ग्लेशियर. सी इज राइट. Which term refers to large pieces of ice breaking off the front of the coastal glacier to form iceberg. जैसे आइसबर्ग बनता है, जैसे ग्लेशियर कोस्ट के पास आता है, कोस्ट के पास आने के बाद उसमें आइसबर्ग बनना शुरू होता है, आइस ब्रेक्स ऑफ होती है. और इस ब्रेकिंग ऑफ को बोलते हैं हम नॉट प्लकिंग, इट इज काविंग ऑफ ग्लेशियर. प्लकिंग तो वे इरोजन जो वे करता है ना, जो एब्रेशन करता है, एब्रेशन एंड प्लकिंग वे होता है. सर्जिंग का मतलब होता है जो ग्लेशियर एडवांस करता है एट अ वेरी हाई स्पीड. नॉर्मल स्पीड से 10-100 गुना उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उसको एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, वैसे सर्जिंग बोलते हैं. ठीक है, एब्लेशन का मतलब एक ऐसा स्टेज होता है जब ग्लेशियर खत्म होने लगता है, मतलब वे पानी बन जाता है और वे मेल्ट करता है, उसको जोन ऑफ एब्लेशन बोलते हैं. तो काविंग इज करेक्ट. बर्फ का टूट के गिरना इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग. नैरो सेगमेंट ऑफ कोस्ट वॉश्ड बाय वेव्स दैट कवर्ड विद सेडिमेंट. अब ये जो नैरो कोस्ट है ये क्या है, पहले बात तो बर्म तो नहीं है. देखो बर्म्स क्या होते हैं कि ये थोड़े हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस होता है जो कि थोड़े छोटे, मतलब थोड़ा माउंट, एक तो ना माउंट शेप्ड, पीछे की तरफ कोर्स ग्रेन से बने हुए होते हैं. तो बर्म इज नॉट द आंसर. बीच एक बहुत बड़ी टर्म है. एक होता है कोस्ट का एक पार्ट होता है बीच आई थिंक ये बहुत ही बड़ी टर्म है, तो ये नहीं होना चाहिए. बैक शोर तो बहुत पीछे का हिस्सा हो गया. आई थिंक इसका आंसर है फोर शोर बी, क्योंकि फोर शोर ही अकेला पार्ट है जिसको रेगुलरली वेव्स और टाइड उसको वॉश करती हैं. बैक शोर को वॉश नहीं करती, बम्स को भी नहीं वॉश करती. बीच एक बड़ा पार्ट है, तो आई डोंट थिंक इट इज स्पेसिफिक करते हैं. लेट्स गो विद फोर शोर नॉट बीच. ठीक है, मे बी बीच सकता है बट आई थिंक बीच एक बड़ा पार्ट है, तो फोर शोर होना चाहिए. कर्व्ड स्पिट को हम बोलते हैं हुक. बॉटम टोपोग्राफी ऑफ ओशन कैन बी शोन बाय हिप. इसको हम बोलते हैं हिप्सोग्राफिक कर्व, जिसको बॉटम टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं.
सो बी इज राइट. कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन वॉज फर्स्ट गिवन बाय. ओके, कॉन्सेप्ट जो था साइकिल ऑफ इरोजन, ये एज यू नो हटन ने दिया था, साइक्लिक नेचर ऑफ द हिस्ट्री. इसी को हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन. तो हटन इज राइट. पैंक ने तो दिया नहीं है. ओके, विलियम मॉरिस डेविस ने डिफाइन करा है, थ्योरी दी है ना. जब ऐसा आंसर है ना कि थ्योरी किसने दी, डिफाइन किसने करा इन पूरा अच्छे से, देन आंसर इज डेविस. बट जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो रफ आइडिया है, वो हटन ने दिया. ऐसी ग्रेन इन एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. एज यू नो, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है, जो कि बाहर बनता है वोल्केनो की, और उसका देखो यार यहाँ पे दे रखा है कोर्स, वेरी कोर्स. तो दोनों फालतू ऑप्शन दे रखे हैं ना ऐसे भरने के लिए, बस हमें क्या पता क्या कोर्स था क्या वेरी कोर्स. तो आंसर इज बी, फाइन. फाइन ग्रेन्स बनते हैं क्योंकि बहुत जल्दी वो ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होने की वजह से अच्छे से बन नहीं पाते, इसलिए फाइन बनते हैं. आइसोलेटेड हिल दैट स्टैंड अबाउट द सराउंडिंग इन अ डेजर्ट रीजन, उसको बोलते हैं हम इंसेलबर्ग. Okay, who among the following founded the concept of dynamic equilibrium in landscape development? Okay, ये जो है ये दिया था G.K. गिलबर्ट ने. Okay, which of the following is not included in the mass movement process? Mass movement में सुनामी नहीं आती. avalanche, rocks fall and slump are all mass movements due to gravity बनते हैं. सुनामी का रीजन कुछ और है. Which of the following is the correct length of Indian coastline? 7517, more specifically 7516.6 kilometers. आइसफॉल क्या होती है? आइसफॉल इज ओके, आइसफॉल इज नॉट कि स्नोफॉल नहीं है. आइसफॉल और स्नोफॉल में बहुत फर्क है. स्नोफॉल आसमान से होती है. आइसफॉल इज जस्ट लाइक वाटरफॉल जो होता है ऑन अ ग्लेशियर. रिवर के अंदर होता है वाटरफॉल, ग्लेशियर में होता है आइसफॉल. ए सेक्शन ऑफ सेरेटेड ग्लेशियर. तो ग्लेशियर का एक ऐसा भाग होता है, a serrated section of a glacier. ग्लेशियर का ऐसा भाग जो काफ़ी सेरेटेड है, सो लाइक होता है, यानी दांत, मतलब उसके बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही शार्प स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे. मतलब बर्फ़ काफ़ी वैसी होती है, बहुत ख़तरनाक सी. उसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होता है उस पार्ट को. तो उस ग्लेशियर को पार्ट करना मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं हम आइसफॉल. आइस गिरने का खतरा रहता है, इसलिए उसको आइसफॉल बोलते हैं. Which of the following is correctly describe ozone? Ozone is a pale blue gas with penetrating water. ये बिल्कुल सही है. एक पंजेंट ऑर्डर होती है, पेल ब्लू गैस है ये. बाकी सारे बेकार ऑप्शन है. ओके, एरोसोल क्या होता है? एरोसोल का आंसर है ओके, एरो का मतलब होता है एयर एंड सोल मीन सॉलिड. तो मे बी हमें लगे कि सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, बट इसका आंसर सिर्फ सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड भी होते हैं इसके अंदर. इट entails a study of small particles suspended in air. इसमें लिक्विड भी होता है, इसमें सॉलिड भी होता है. तो इट इज़ नॉट जस्ट सॉलिड, इट इज़ ए. ठीक है. द टर्म डिनोट्स लिमिटिंग यूजेस ऑफ. नो भाई, अगर हम लिमिट करना हुआ तो उसके लिए कोई अलग टर्म होगी ना. हम ऐसे नहीं बोलेंगे एरोसोल है तो एरोसोल को कम करो. सो ए इज़ राइट. ओके, प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड माइग्रेशन ऑफ सॉइल की आयोन्स, कोलॉइड, अदर पार्टिकल्स. ड्यू टू लीचिंग या वाटर की मदद से कई बार जो होते हैं आयोन्स, कोलॉइड और पार्टिकल्स सॉइल के ऊपर वाली लेयर से नीचे वाले में ट्रांसफर होते हैं. जब ये ट्रांसफर होते हैं ना तो उसको बोलते हैं एलुविएशन. सो डी इज राइट ऑप्शन. और जब हाँ से हट जाते हैं, ऊपर वाली लेयर से हट के नीचे वाली लेयर में डिपॉजिट होते हैं, उस डिपॉजिशन को बोलते हैं हम इलुविएशन. तो डिपॉजिशन इज इलुविएशन और इरोजन को बोलते हैं हम एलुविएशन. डाउनवर्ड माइग्रेशन, इलुविएशन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कार्बी एंगलोंग के बारे में पूछा गया कि कार्बी एंगलोंग पार्ट किसका है. इसका आंसर होगा बी, कार्बी एंगलोंग ओल्ड नीस कॉम्प्लेक्स इज आउटलायर ऑफ मेघालय प्लेटू. ओके, मेघालय कई बार हमने सुना है बात कि कार्बी एंगलोंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. ये करेक्ट है. ठीक है. उसी तरह मेघालय प्लेटू और कार्बी एंगलोंग प्लेटू जो कि बहुत पास पास है, ये दोनों एक पास पास में है. और मेघालय प्लेटू थोड़ा वेस्ट साइड में, तो कार्बी एंगलोंग एक तरह से उसका एक आउटलायर है, मतलब उस थोड़ा उसके थोड़ा दूर को है, थोड़ा हटकर है उससे, इसलिए. तो बी इज़ राइट. डी नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि आउटलायर तो हो सकता है कार्बी एंगलोंग मेघालय का. एक्सटेंशन नहीं पूछा. अगर एक्सटेंशन होता तो हम कहते कि ये उसका एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेटू, वो जो पेनिनसुलर प्लेटू का. लेकिन यहाँ कुछ और चीज़ें. तो बी इज़ राइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ओके, ये सेम क्वेश्चन दे रखा है एक बुक नेट पे से. एक बुक है
उस बुक का नाम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाय दीक्षित एंड दीक्षित। उस बुक में यही सेम चीज़ें लाइनें रिपीट करी है, उन्हीं लाइन्स को चिपा गया यहाँ पे। द डिप्रेशन थ्रू विच ब्रह्मपुत्र फ्लोज इज फॉर्म बाय कोलिजन ऑफ हिडन प्लेट बाय तिब्बत। बिल्कुल सही है, हमें लग भी सकता है यहाँ से सही है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑक्यूपाई 1/5 ऑफ एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कंसीवेबल है, हमें लगता है बिल्कुल सही है। तो ए और डी हम गैस वर्क लगा सकते हैं कि यहाँ सही है। बी सी में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इज कवर्ड विद थिन मैंटल ऑफ एलुवियम हैविंग एन एवरेज थिकनेस ऑफ 1500 मीटर। तो बुक में लिखा था कि इट इज़ कवर्ड विद अ थिक मैंटल, नॉट थिन मैंटल, थिक मैंटल ऑफ 5000 मीटर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सी इज राइट आंसर। ओके, लॉन्गिट्यूडल प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि हाँ ओवर डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इसकी जो हाइट है केवल 65 मीटर गिरती है। ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है असम की जो स्ट्रेच है, डिब्रू से धुबरी का जो स्ट्रेच है ऑफ असम, तब इतने ज़्यादा प्लेन आ जाते हैं कि ये 600 किलोमीटर में 65 मीटर गिरती है। तो ये सही है एकदम, सी इज द आंसर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड द मजूली आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र हैज़। ओके, ये अनचेंज रहा है, अनचेंज रहा है तो पूछ क्यों रहे हो, ठीक है। इंक्रीज बाय अबाउट 15 इंक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ओके, इसका आंसर होगा डिक्लाइन बाय ओवर 200 किलोमीटर ड्यूरिंग द सिंपलिसिटी, सी इज राइट। अब ये डी वाला जो है ना काफ़ी स्पेसिफिक दिया है हमें, डिक्लाइन रैपिडली ड्यूरिंग दिस एंड इंक्रीज, तो हमें लगा ये है, पर ऐसा नहीं है। तुम खुद देखो, पहले ये डिक्लाइन हुआ इस टाइम और फिर इंक्रीज होता चला गया। ये थोड़ा काफ़ी अजीब चीज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहली बात नहीं, तो ये काफ़ी अजीब है। तो यहाँ पे इस पूरे ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन में एक तरह से कह रहा है कि ये इंक्रीज हुआ है, बी भी कह रहा है इंक्रीज हुआ है, पर आंसर है ये डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू इरोजन। सो सी इज राइट। मसूरी इज अ सिंकिंग आइलैंड इन आसाम, सी इज राइट। ओके, इन विच कंट्री ब्रिटनी टेरिटरी वेयर ब्रिटन लैंग्वेज इज स्पोकन इज लोकेटेड। ओके, ब्रिटनी एक टेरिटरी है, ये फ्रांस की टेरिटरी है। नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रांस का हिस्सा है उसको ब्रिटनी बोलते हैं। उसमें ब्रिटन लैंग्वेज स्पोक करते हैं, जो कि ब्रिटिश जो इंग्लिश से थोड़ी थोड़ी सिमिलर है, ठीक है। एक तरह से यूके नहीं होगा इसका आंसर, इसे फ्रांस से आंसर। ओके, एटमॉस्फेयर रिसीव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मीथेन अ वेरिएबल गैस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। मीथेन मेनली हमें देखो कहाँ से मिलती है, नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, एंथ्रोपोजेनिक से। नेचुरल होता है जैसे फोसिल फ्यूल हो गए, लाइव स्टॉक फार्मिंग, लैंडफिल, राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन। और जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, ये मैनमेड सोर्सेज हैं। नेचुरल जैसे कि वेटलैंड्स हो गए या टर्माइट्स हो गई, तो ये टर्माइट्स जैसे जो दीमक है ये करती है मीथेन। तो अगर हमें इसका ओके, तो इसमें से हमें सुनना है कि सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो दोनों में से, नेचुरल भी होगा एंथ्रोपोजेनिक से भी। आंसर इसका होगा बी, ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करने में, जस्ट एक्सट्रैक्ट करने में सबसे ज़्यादा मीथेन यूज होती है। ओके, इसको अगर मैं दिखाऊँ तो आपको, ओके, ये सारे दे रखे हैं, नेचुरल ब्लू वाले में है और मैन मेड जो है वो येलो में है। सबसे ज़्यादा 22% वेटलैंड से आता है। नेचुरल वाला जो रीज़न है सबसे नंबर 1 पे, वेटलैंड से नंबर 1, नंबर 2 पे है कोल ऑयल माइनिंग, नेचुरल गैस निकालने पर 19% रिलीज होती है। तो ये जो हमारा रीज़न है ये आंसर है। उसके बाद एंटेरिक फर्मेंटेशन, जो कि लाइवस्टॉक फार्मिंग में होती है, जानवरों को जो रखा जाता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड मीट प्रोडक्शन, ये वे है जो उनके पेट से गैस निकलती है। फिर है राइस कल्टीवेशन और बाकी के, ठीक है। अब इसमें जो था ना, तुम्हारा दूसरा ऑप्शन था कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, वे दे नहीं रखा, वैसे बायोमास बर्निंग तो अलग है, आई डोंट नो क्यों नहीं दे रखा, वे किस में आएगा मुझे नहीं पता, बट स्टिल आई थिंक वे कम है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में ज़्यादा होती है। यहीं तो यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है। ओके, सो ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, इसमें आंसर बी। होमोस्फेयर इज अ डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज, ओके, होमोस्फेयर को होमोस्फेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ गैस इज द सेम, कंपोजिशन इज द सेम, नॉट डेंसिटी की बात नहीं है, डेंसिटी तो चेंज होती रहती है, नीचे बहुत डेंस है ऊपर कम डेंस है, कंपोजिशन ऑफ द गैस इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो मतलब जितना भी ऊपर जाओगे डेंसिटी तो कम होगी, लेकिन हाँ उतनी प्रोपोर्शन में गैसेज रहेंगी। 79% नाइट्रोजन रहेगी, 20% ऑक्सीजन रहेगी, ये रहेगा। पर ये 90 किलोमीटर तक रहता है। 90 किलोमीटर के बाद लेयर्स चेंज होती हैं, अलग अलग लेयर बनती है। सबसे पहले बनती है
नाइट्रोजन की लेयर, ऊपर बनती है ऑक्सीजन की लेयर, फिर बनेगी हीलियम की लेयर, फिर बनेगी सबसे ऊपर हाइड्रोजन की लेयर बन जाएंगी, गैस से सेपरेट होने लगती है, उसको हेट्रोस्फीयर बोलेंगे। ओके, ब्राइट स्मॉल ब्राइट एरियाज फाउंड इन फोटोस्फीयर ऑफ द अर्थ। ओके, इसका आंसर होना चाहिए ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब देखो सनस्पॉट जो होते हैं ब्राइट नहीं होते, डार्क होते हैं, पहली बात तो सनस्पॉट नहीं होगा। ठीक है, कोरोना जो होता है वो सन का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और ये जो है ये नॉर्मली दिखता नहीं है, लेकिन जैसी एक्लिप्स होता है तब दिखता है हमें, एक ब्राइट सी जो हेलो निकलता है, दैट इज कोरोना। ओके, बाकी ग्रैन्यूल्स और स्पिक्यूल्स इसमें देखते हैं। जो फोटोस्फीयर के ऊपर है ना, एक ग्रीनी टेक्सचर देखा होगा सन पे आपने, ग्रीनिश टेक्सचर, वे होता है ग्रैन्यूल्स, एक ग्रीन शाइन लाइक, तो वे स्ट्रक्चर को ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। उसी ग्रैन्यूल्स के अंदर एक पार्ट होता है फैक्यूला। फैक्यूला भी पार्ट होता है जो ब्राइट, तो जो बहुत ही ब्राइटली चमकता रहता है। कन्वेक्टिव सेल्स के द्वारा ये बहुत ज़्यादा चमकता है और उसी से सारी एनर्जी निकलती है, तो ग्रैन्यूल्स इज द आंसर। ठीक है, स्पिक्यूल्स जो है अलग है, स्पिक्यूल्स जो है क्रोमोस्फेयर में होता है, फोटोस्फेयर में नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि एक सोलर फ्लेयर की तरह एनर्जी फट के बाहर निकलती है, आग बार बार मतलब दतकती रहती है, उसको स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। तो हाँ ब्राइट होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि स्मॉल ब्राइट एरियाज, नॉट की बावे, ये स्पॉन्टेनियस है, उसकी डेफिनेशन ही चेंज हो गई है, तो यू डोंट थिंक स्पाइक्यूल्स होगा, आई थिंक इस बी ग्रैन्यूल्स। ठीक है, सन का आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा सबसे कैसे, सबसे अंदर से होता है उसका कोर, फिर होता है उसका रेडिएट जोन, फिर होता है उसका कन्वेक्टिव जोन, देन कम उसका लेयर फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर इज दी सरफेस ऑफ द सन, फिर क्रोमोस्फेयर जो कि सरफेस से बाहर होगा क्रोमोस्फेयर, और फिर लास्ट में कोरोना जो कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसका। ओके, ये 6 लेयर्स ऑफ द सन है। ओके, सन सीजनल वेरिएशन इन सोलर एनर्जी रिसीव्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ड्यू टू। ओके, सीजनल वेरिएशन होती है, हर सीजन सोलर एनर्जी डिफर करती है बिकॉज ऑफ सनस्पॉट साइकिल। नो, सनस्पॉट साइकिल 11 साल की होती है, 11 साल में चेंज होता है उनका अगर होगा भी तो टेम्परेचर चेंज करेंगे भी तो, सनस्पॉट साइकिल नहीं है। ओके, चेंज इन सोलर आउटपुट, अच्छा आउटपुट हो गया में चेंज, पहली बात तो क्यों आएगा चेंज सन की सोलर आउटपुट पे, ठीक है, और आएगा भी तो ये बताओ क्यों आएगा, तो बी इज नॉट द आंसर। एसेंट्रिक ऑफ द अर्थ ऑर्बिट है ऑल्टीट्यूड, देखो ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन इज अ गुड रीजन, बट ये तब है जब ये डेली वेरिएशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड। अगर ऑल्टीट्यूड कम है तो फिर गर्मी कम रहेगी, ऑल्टीट्यूड अगर ज़्यादा हो जाता है सन का, बिल्कुल सीधा होता है 90 डिग्री पे, तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है हमें। तो एसेंट्रिटी ऑफ द सन, एसेंट्रिक का मतलब होता है द डेविएशन फ्रॉम अ नॉर्मल सर्कुलर पाथ। किसी भी प्लैनेट को जो सन के अराउंड है, उसका जो सर्कुलर पार्ट से जितना डेविएट करता है, जितना ओवल साइज होने लगता है, उसे एसेंट्रिटी बोलते हैं। अर्थ एज यू नो उसकी जो एसेंट्रिटी है बिल्कुल है 149, हमारा नॉर्मल एक एवरेज है, लेकिन उसका जो 149 है उसके अंदर भी एक सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है, एक फारदेस्ट पॉइंट है। ठीक है, उसको एपिलियन पेरिलियन बोलते हैं। तो उसी एपिलियन पेरिलियन की वजह से 3.4% का एक डिफरेंस आता है, 3.4% का आउटपुट आता है, डिफरेंस आता है, इतनी एनर्जी में कम या ज़्यादा रिसीव होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एपिलियन एंड पेरिलियन। तो एक फ़र्क आ गया, ये बहुत ही नेग्लिजिबल फ़र्क है, इतना नेग्लिजिबल है कि ठंड के समय ऐसे लो पेरिहिलियन जब होता है ना 3 जनवरी के टाइम, जो सबसे गर्मी होती है, सबसे ठंड होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उस टाइम अर्थ सबसे ज़्यादा पास होती है सन को। तो जब सन सबके पास सबसे ज़्यादा पास होती है अर्थ, तब सबसे ठंडी होती है। तो फिर मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल फ़र्क है, इससे कुछ होता भी नहीं है। और आंसर इसका एसेंट्रिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर की पुअर डेवलपमेंट का रीजन है कोल इज अवेलेबल इन प्लेंटी देयरफॉर नॉट नेसेसरी टू डेवलप पावर। ये तो फालतू रीजन है, कोल बहुत सारा है इसलिए हाइड्रो पावर डेवलप नहीं करेंगे। ओके, टेक्निकल नो हाउ फॉर प्रोडक्शन ऑफ टर्बाइन्स इज नॉट अवेलेबल, नहीं इतने भी बेकार नहीं है हम लोग। ओके, रेनफॉल इज सीजनल एंड वेरिएबल एंड रिक्वायर्स कॉस्टली स्टोरेज डिवाइसेज। अच्छा, रेनफॉल बहुत ही सीजनल है और उसको रिक्वायर होती है स्टोरेज डिवाइस, तो भाई रिक्वायर करती हैं तो बनाना चाहिए ना, बना क्यों नहीं रहे, ये तो अजीब बात कर रहे हैं, उल्टी बात। सी है लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स फॉर बिल्डिंग रिजर्वायर इन माउंटेन रीजन इज पुअर एंड कॉस्ट इज वेरी हाई। इसमें सेकंड वाला पॉइंट है कॉस्ट इज वेरी हाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो इंडिया में क्यों नहीं बनते लार्ज डैम्स, बिकॉज पहले बात तो लोगों का डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन इश्यूज रहते हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज होता है, कॉस्टली बहुत होता है और टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो एक तरह से इतने सारे रीजन्स हैं और एक बार लग जाए
पहले बात तो बैंक्स लोन भी नहीं देते हैं इसके लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसलिए हो नहीं पाता। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए सी। और इतना टेक्निकल स्किल्स नहीं है आपको कि माउंटेन में बना सकते। माउंटेन में थोड़ा मुश्किल इंजीनियरिंग चाहिए होती है। हमारा जैसे अरुणाचल प्रदेश है, बहुत पोटेंशियल है उसके, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ही मुश्किल है शायद इसको करना। तो आंसर इज सी। बगलिहार हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट is located on which river? It is located on river Chenab in JNK. Okay, this is 60 questions. बाकी यहाँ पे यूनिट 2 आ गया इसका शॉर्ट टाइप, ये राइटिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, ये स्पेस दे रखी है ऐड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 3, एक और क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में, स्पेस फॉर अ वर्क। ओके दैट्स इट। ये पहले चलता था इस तरह से, मतलब एग्ज़ाम होता था पहले सब्जेक्ट टाइप में, अब इसे यूज़ नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए था इसमें। ओके दैट्स इट। ये रहा मेरा सॉल्यूशंस फॉर 2017 पेपर। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ बताइए कोई भी गलती मैंने करी हो इन एक्सप्लेनेशन, कमेंट डाउन बिलो, आई विल चेंज इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।